बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, BSc पार्ट 2 के अज़ीज़ तलबा, और आपके लिए आज चैप्टर जो है ना, चैप्टर नंबर 11 है गालिबन, ये राइट एंड रॉन्ग। ये आज पढ़ते हैं। इस सिलसिले में आज इसका आधा हिस्सा, इसकी टेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि टेक्स्ट जो है इसकी बेसिक चीज़ है जिससे सारे कॉन्सेप्ट निकलते हैं। इसलिए मैं आपको टेक्स्ट पढ़ा देता हूँ, और फिर अगर टेक्स्ट की आपको समझ आए, इसमें जो बेसिक चीज़ें जिस पर डिस्कशन हुई है टेक्स्ट के साथ लगा के अगर पढ़ ली गई हैं, तो वो फिर जो है ना आपको किसी किस्म का भी क्वेश्चन जो इसके हवाले से पूछा जाएगा उसमें हेल्पफुल होगा, ये सारी डिटेल। तो फर्स्ट हाफ जो है ना आज राइट एंड रॉन्ग का फर्स्ट हाफ आज पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि आपको पता है कि हम पहले राइटर का जो तारुफ है वो किया करते हैं। तो आज जी हमारे पास राइटर है C.S. लिविस। ठीक है जी, C.S. क्लाइव स्टेपल्स लिविस इनका नाम है, क्लाइव स्टेपल्स लिविस। और ये एक बरतानवी राइटर है, एक ब्रिटिश राइटर हैं, और ये मज़हब की तरफ काफ़ी रुझान ट्रेंड अपना रखते हैं। और ये जो है ना, इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी, उनमें इन्होंने काम किया है, अच्छी अच्छी पोजीशनों पे, एकेडमिक पोजीशंस पे। और ये जी 1898 में पैदा होते हैं और 1963 में इनकी वफ़ात होती है। और इन्होंने मूवीज़ में भी काम किया है, कुछ टीवी शोज़ में भी काम किया है। ठीक है जी, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, ये इनकी जो है मूवीज़, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब, ये इनकी मूवीज़ थी। कुछ टीवी शोज़ पे भी इन्होंने काम किया है। और फिर क्योंकि ये राइटर भी हैं तो इन्होंने कुछ किताबों की तसनीफ़ भी की हैं, जिनकी 4 किताबें जो मशहूर तरीन हैं वो नीचे आपके सामने हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि इन्होंने राइट एंड रॉन्ग में हमसे क्या बात की है। चलें जी शुरू करते हैं। राइट एंड रॉन्ग, किसी चीज़ का ठीक होना या गलत होना। ये बड़ा अच्छा इन्होंने इसमें शेर हासिल गुफ्तगू की है, बड़ी जो है ना विजडम है इनकी बातों में। चलें जी चेक करते हैं किस तरह से हमें ये क्या चीज़ प्रीच करते हैं। एवरीवन हैज़ हर्ड पीपल क्वारलिंग, कहते हैं हर एक ने सुना होगा कि लोग आपस में झगड़ पड़ते हैं। हमने झगड़ते हुए लोगों को कई बार जो है वो सुना होगा, ठीक है, देखा होगा, सुना होगा। समटाइम्स इट साउंड्स फनी, बाज़ औक़ात लोग जो है ना आपस में बहस कर रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, तो हमें ये बात जो है फ़नी लगती है, मज़ाहिया लगती है। एंड समटाइम्स इट साउंड्स मेयरली अनप्लेजेंट, और बाज़ औक़ात तो मज़ाहिया लगती है, बाज़ औक़ात हमें वो सिर्फ़ और सिर्फ नाखुशगवार लगती है। मेयरली का सिर्फ नाखुशगवार लगती है जब लोग आपस में झगड़ते हैं। बट हाउएवर इट साउंड्स, लेकिन ये जैसे भी लगे, साउंड्स का मतलब यहाँ पे आवाज़ नहीं है, लगना है। कहते हैं लेकिन ये बात जैसे भी लगे, आई बिलीव वी कैन लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फ्राम लिसनिंग टू द काइंड ऑफ थिंग्स दिस से। कहते हैं कि हम वो जो लोग आपस में बातें करते हुए जो एक दूसरे के लिए कुछ बातें कह रहे होते हैं, कहते हैं कि अगर हम उन्हें सुने, अगर चाहे वो इतना अच्छा नहीं लगता, इतना अहम भी नहीं है कि हम उनको सुने, लेकिन अगर हम उनको सुने तो कहता है कि हमें उनमें से कुछ ना कुछ जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ उनकी बहस में से हमें मिलेगी। जो लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, ठीक है जी, दे से थिंग्स लाइक दिस, कहते हैं कि वो अमूमन इस तरह की बातें कर रहे होते हैं जब आपस में आर्ग्यू कर रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं। यहाँ पर इसने क्वारलिंग का वर्ड यूज़ किया है,
आर्ग्यू, अमूमन ज़्यादातर आर्ग्यू इंसान करते हैं, झगड़ते कम ही हैं। तो कहते हैं कि जब वो बातें किस किस्म की, जब वो आपस में जो है वो कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ तनाज़ा हो जाता है, तो वो किस किस्म की बातें वो कर रहे होते हैं। हाउ वुड यू लाइक इट इफ़ एनी वन डिड द सेम टू यू, यानी कि ऐसी बातें कह रहे होते हैं कि भाई अगर तेरे साथ कोई ऐसा करे कि तुम फिर कैसा फील करोगे, क्या तुम पसंद करोगे। यानी कि हम जब आपस में झगड़, तुमने मेरे साथ ये किया, अगर तुम्हारे साथ कोई ये करेगा तुम पसंद करोगे। झगड़ते हुए अमूमन ऐसी बातें कहते हैं हम, बहस करते हुए, दैट्स माई सीट, हम ये कहते हैं। बाज़ औक़ात झगड़ा एक इस तरह से, बाज़ औक़ात इस तरह से बात होती है, दैट्स माई सीट आई वर देयर फर्स्ट, ये झगड़ पड़ते हैं, नहीं जी ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट है, नहीं कहता है। एक बंदा कहता है नहीं ये मेरी सीट है, मैं यहाँ पर पहले आया था, ठीक है ना। इस तरह से भी कहता है। हमने लोगों को बहस करते हुए देखा है, लोग आपस में बहस करते हैं, झगड़ पड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तकरार करने शुरू कर देते हैं। लीव हिम अलोन, उसे तनहा छोड़ दो, ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग एनी हार्म, वो तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, ठीक है ना। जब हम किसी की दूसरे से कह रहे होते हैं कि भाई फलां बंदे को मत छेड़ो, वो तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा रहा है, हम आपस में बहस करते हुए ऐसी बातें भी करते हैं। वाई शुड यू शोव इन फर्स्ट, तुमने इस मामले में पहले टांग क्यों उड़ाई, क्यों मुदाखलत की। शोव इन का मतलब मुदाखलत करना, क्यों भाई। ऐसे कहते हैं जब हम आपस में बहस कर रहे होते हैं, आपस में हम तकरार कर रहे होते हैं, तो ऐसे इस किस्म की बातें हम करते हैं। गिव मी अ बिट ऑफ योर ऑरेंज, मुझे भाई पहले तुम थोड़ा सा दो मुझे, ठीक है ना, अपने ऑरेंज में से थोड़ा सा मुझे दो, आई गिव यू बिट माइन, तो मेरे पास जो चीज़ है मैं भी तुम्हें थोड़ी सी दे दूंगा, चाहे वो ऑरेंज है या कोई और चीज़ है। कम ऑन, हम ऐसा कहते हैं। या फिर कहते हैं हम ऐसे भी कह देते हैं, कम ऑन भाई करो तुम, यू प्रॉमिस, तुमने वादा किया था, अब तुम कर नहीं रहे, तुमने वादा किया था, ठीक है ना। कहता है जब हम तकरार करते हैं, बहस व तकरार करते हैं, क्वारल करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, तो इस किस्म की जुमले हमारी समात में आते हैं, हमें सुनने में आते हैं। जी स्टूडेंट्स, जितना मैंने आपसे बात की है, आपकी समझ में बात आई है? हाँ जी सर। चलें आगे जी सर। हाँ चलें आगे चलते हैं फर्दर। पीपल से थिंग्स लाइक दैट एवरी डे, कहते हैं कि इस किस्म की चीज़ें जो हैं लोग हर रोज़ ही इस किस्म की बातें करते हैं, ऐसे जुमले कहते हैं। एजुकेटेड पीपल एज वेल एज अनएजुकेटेड, कहता है पढ़े लिखे लोग भी इस किस्म के जुमले बोलते हैं और अनपढ़ लोग भी बोलते हैं। एंड चिल्ड्रन एज वेल एज ग्रोन अप्स, बच्चे भी ऐसे जुमले बोलते हैं आपस में तकरार करते हुए, और ग्रोन अप्स और जो बड़े हैं वो भी बोलते हैं। Now what interests me about all these remarks is that the man who makes them is not merely saying, कहता है जो चीज़ मुझे दिलचस्पी देती है उसमें ये आदमी ये जो जुमले बोल रहा होता है वो सिर्फ ये नहीं कह रहा होता, सिर्फ ये नहीं क्या नहीं कह रहा होता, दैट द अदर मैन्स बिहेवियर डज नॉट हैपन टू प्लीज हिम, कि दूसरे बंदे का जो बिहेवियर है, रवैया है, उसे वो जो है ना अच्छा नहीं लग रहा, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। कहता है सिर्फ एक ये बात नहीं वो कह रहा होता कि मुझे उसका रवैया पसंद नहीं आ रहा होता है, बल्कि वो साथ में ही इज़ अपीलिंग, वो दूसरों से अपील भी कर रहा होता है, दूसरों से दरख्वास्त भी कर रहा होता है टू सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड बिहेवियर, कि वो कोई एक मुनासिब रवैया, स्टैंडर्ड का मतलब एक स्टैंडर्ड होता है जो एक पैमाना होता है जिसमें बंदा नापता है, कहता है मुनासिब जिसे कह लें, मौजू रवैया होना चाहिए। यानी वो ये भी कहता है ना सिर्फ दूसरे से झगड़ा होता है बल्कि वो कहता है कि भाई अपना रवैया दुरुस्त करो, विच ही एक्सपेक्ट्स द अदर मैन टू नो अबाउट, वो जो है दूसरा बंदा जिसे वो जानता है उससे वो एक्सपेक्ट करता है कि वो उसके साथ अच्छा रवैया रखे। एंड द अदर मैन वेरी सेल्डम रिप्लाइज, और दूसरा बंदा जिसके साथ वो तकरार कर रहा होता है वो अमूमन जवाब देता है टू हेल विद योर स्टैंडर्ड, तुम्हारा जो है ना मौजू मुनासिब रवैया जहन्नम में जाए। कहते हैं ऐसे बातें करते हुए, बहस करते हुए हम करते रहते हैं। हम एक तो जो है ना दूसरों से ये भी अपील कर रहे होते हैं जिसके साथ हम बहस कर रहे हैं, भाई अपना रवैया किरदार सही करो, और ये है कि हम जो सिर्फ ये नहीं कह रहे होते कि उसका जो रवैया तुम्हें पसंद नहीं आया, बल्कि हम ये भी कह रहे होते हैं भाई अपने आप को ठीक करो। एंड द अदर मैन, और दूसरा आदमी कहता है भाई जहन्नम में जाए तुम्हारा रवैया, क्योंकि वो अपने आप को सही समझ रहा होता है। नियरली ऑलवेज ही ट्राइज टू मेक आउट दैट व्हाट ही हैज़ बीन डूइंग
डज नॉट रियली गो, यानी कि जब जो वो कुछ कर रहा होता है, डज नॉट गो रियली गो कहता है उससे ये मतलब नहीं अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। वो दूसरा बंदा समझ रहा होता है कि मुझ में कोई बुराई नहीं है, मैं कोई स्टैंडर्ड जो है ना उसको डिसओबे नहीं कर रहा, मैं स्टैंडर्ड को फॉलो ही कर रहा होता हूँ, दूसरा बंदा कहता है दैट इफ इट डज नॉट देयर इज सम स्पेशल एक्सक्यूज। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके पास इसके लिए कोई एक्सक्यूज भी होता है, कोई बहाना भी होता है कि भाई मैं इसलिए ये कर रहा हूँ, तुमने ये किया था ना उस वक्त तो मैं ये कर रहा हूँ। उसके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज होता है। अगर वो उसने बात हट के भी की ना, ज्यादती वाली बात भी कर ली है, तो भी उसके पास कोई ना कोई राय होती है, एक्सक्यूज होता है, कोई बहाना होता है कि भाई मैं ये इसलिए कर रहा हूँ। ही प्रिटेंड्स। अच्छा स्टूडेंट्स आप मेरे समझ रहे हैं? जी सर। जी सर। चलें ठीक हो गया। ही प्रिटेंड्स दैट देयर इज सम स्पेशल रीजन इन दिस पिक्यूलियर केस। वो ये बात दिखा रहा होता है कि इस केस में कोई ख़ास वजह है वाई द पर्सन हु टुक द सीट फर्स्ट शुड नॉट कीप इट। कहता है कि वो बंदा जिसने कि सीट पहले सीट पे बैठ गया उसे इस सीट पे नहीं बैठना चाहिए। अगर वो इस बात पे झगड़ रहा है ना तो इसके पीछे कोई ना कोई उसकी स्पेशल रीज़न जो है ज़रूर। वो कह रहा है कि इस सीट से उठ जाओ, अगर चाहे वो उस सीट पे पहले से बैठा नहीं है, पहले से बैठने वाले को कह रहा है। और दैट थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट व्हेन ही वाज गिवन द बिट ऑफ ऑरेंज। और जब आप उसे अपनी तरफ से कोई चीज़ या ऑरेंज थोड़ा सा दे देते हैं ना उसकी हमायत के लिए, कुछ उसे दे देते हैं, और समथिंग हैज़ टर्न्ड अप, या कुछ चीज़ जो है आप में फैसला कर लेते हैं विच लेट्स हिम ऑफ कीपिंग हिज प्रॉमिस, ठीक है ना, जो कि विच लेट्स हिम ऑफ हिज कीपिंग, जिसकी वजह से वो अपना वादा पूरा नहीं कर रहा, यानी जिसकी वजह से वो ये काम नहीं कर रहा। आप कहते हैं भाई तुम इतना तुम कर लो, इतना मैं कर लेता हूँ, कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इट लुक्स इन फैक्ट वेरी मच एज बोथ पार्टीज हैड इन माइंड सम। कहते हैं कि अगर हम ये बात कर रहे होते हैं तो दूसरे से झगड़ रहे होते हैं, तो दोनों जो पार्टीज होती हैं उनके जहन में एक किस्म का कोई ना कोई कानून ज़रूर होता है ऑफ फेयर प्ले, कि भाई मौजू चीज़, इंसाफ पर मबनी चीज़ क्या है और डिसेंट बिहेवियर, अच्छा रवैया क्या है। इसीलिए तो हम झगड़े होते हैं कि तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे जहन में एक अच्छे रवैये की एक पिक्चर होती है, और मोरालिटी या अखलाकियात क्या है, एंड वट एवर यू लाइक टू कॉल इट। और चाहे आप इसे बिहेवियर का, रवैये का नाम दे दें, अखलाकियात का नाम दे दें, या कोई और नाम दे दें, हमारे जहन में एक स्टैंडर्ड ज़रूर होता है अबाउट विच दे रियली एग्रीड, जिस पर के वो लोग जो हैं मुत्तफिक होते हैं कि ये स्टैंडर्ड है, हमें रवैये में ये इस हद तक ये हमारी लिमिट्स हैं, हमें आपस में बातचीत करते हुए इनको फॉलो करना चाहिए। वो इस बात पे एग्री कर रही होती हैं पार्टीज़, इसीलिए तो एक स्टैंडर्ड बनता है। दे हैव, और उनके पास ये रीज़न भी होती है, वजह भी होती है। इफ़ दे हैड नॉट, अगर उनके पास ना हो, यानी कि हर किसी के लिए एक इंसाफ का एक पैमाना है, अगर वो पैमाना ना हो, ऑफ कोर्स फाइट लाइक एनिमल्स, कहता है फिर तो वो दे माइट ऑफ कोर्स फाइट लाइक एनिमल्स, फिर तो वो जानवरों की तरह लड़ पड़े, आपस में लड़ाइयाँ कर पड़े, फिजिकल हो जाएं, बट दे कुड नॉट क्वारल इन ह्यूमन सेंस ऑफ द वर्ड। कहता है लेकिन वो जो है झगड़ा उस तरह से नहीं करते, अगर हम उसे अच्छे लफ्ज़ों में कहें तो। क्वर्लिंग मीन्स ट्राइंग टू शो द, हम कहते हैं यहाँ पर मेरा मतलब क्वर्लिंग झगड़े से यह था कि हम जब दूसरे बंदे को दिखाते हैं इज़ इन द रॉन्ग, कि वो गलत है, तो हम जो भी बातचीत करते हैं मैंने उसको क्वर्लिंग कहा है, कहते हैं, लेकिन ह्यूमन सेंस में कहा है। कहते हैं कि वो क्वर्ल नहीं कहा कि जो फिजिकली फाइट्स जो हो जाती हैं। And there would be no sense in trying to do that unless you and he had some sort of agreement as to what is right and wrong are। कहता है कि ये जो बात है इसीलिए है कि आप दोनों के पास जो पार्टीज आपस में उलझ रही हैं उनके पास ये ना किसी किस्म का एक जो है ना होता है एग्रीमेंट कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। अगर ये ना हो, जस्ट एज देयर वुड बी नो सेंस इन सेइंग द फुटबॉलर हैड कमिटेड अ, अगर ये बात ना हो तो एक फुटबॉल में फुटबॉलर एक फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है ना, हम उसे ये नहीं कह सकते कि अ फाउल, कि उसने एक फाउल कर दिया यानी गलत खेला है। कहता है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है बिहेवियर का जिसकी वजह से हम किसी को गलत या सही कहते हैं। कहता है बिल्कुल ऐसी ही बात है
जैसे कि ये जो खेलें होती हैं उसमें, अब यहाँ पे फुटबॉल की मिसाल दे रहा है, कहते कोई फुटबॉलर जो है फुटबॉल खेलते हुए फाउल करता है, तो हमें क्योंकि इस बात का पता है, अनलेस देयर वाज सम, कहता है कि हमें बिल्कुल इस बात का पता ना चलता जब तक कि हमने रूल्स डिवाइस नहीं कर लिए कि ये रूल्स हैं जी, ये ऐसा किया तो ये गलत होगा। देयर वाज सम एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट है भाई ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, एग्रीमेंट है। अगर एग्रीमेंट ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि फुटबॉलर ने फाउल कर लिया है, अबाउट द रूल्स ऑफ फुटबॉल, यानी कि उनके अंदर जो फुटबॉल के रूल्स हैं उनके हवाले से एग्रीमेंट मौजूद है, ठीक है ना। अगर वो एग्रीमेंट ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक फुटबॉल के प्लेयर ने फाउल कर लिया। इसी तरह से हमारे रोज़मर्रा जो मामलात हैं उसमें हमने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, अगर वो स्टैंडर्ड नहीं होगा तो हम किसी को गलत या सही कैसे कह सकेंगे। नो द लॉ और रूल अबाउट द राइट एंड रॉन्ग, इसलिए कहता है जो वो कानून, ठीक है ना, या वो रूल, कानून, लॉ और रूल एक ही बात होती है, वो गलत या सही का यूज टू बी कॉल्ड लॉ ऑफ नेचर। कहता है कि ये जो सही और गलत का जो कानून है ना, इसको पुराने वक्तों में कहा जाता था लॉ ऑफ नेचर, यानी कि जो बंदे की कुदरत, फितरत है ना, बल्कि कि जो सी चीज़ सही है, ठीक है ना, उसको हम कहते थे ये लॉ ऑफ नेचर है। अभी आप लॉ ऑफ नेचर को ऑब्जर्व करें, हम ऐसा कहा करते थे, यानी इंसान पास्ट में, कि ये चीज़ गलत है, ये सही है, और इसको हम लॉ ऑफ नेचर का नाम देते थे, ठीक है ना, ये हम ऐसा कहा करते थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ जी सर। सभी समझ रहे हैं? हाँ जी सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाउ डेज कहता है कि पास्ट में तो हम उसे कहते थे कि ये सही और गलत का हमें पता था इंसानों को पास्ट में, तो वो उसे लॉ ऑफ नेचर कहते थे कि ये जी लॉ ऑफ नेचर है, इसके खिलाफ नहीं जाना। लेकिन कहता है आजकल व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉ ऑफ नेचर, जब हम लॉ ऑफ नेचर के बारे में बात करते हैं आजकल, वी यूजुअली मीन थिंग्स लाइक ग्रेविटेशन, तो हमारी उससे मुराद उस तरह पुराने वक्तों में जैसे लॉ ऑफ नेचर था ना, हमारा रवैया कि ये रवैया सही है ये गलत, हम उसको लॉ ऑफ नेचर कहते थे। आजकल हमने लॉज ऑफ नेचर जो हैं ये और चीज़ को कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम साइंटिफिक हो गए हैं, इसलिए कहता है कि आजकल हम लॉज ऑफ नेचर इनको कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशन है, ये ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, ये ग्रेविटेशन है जी, ये लॉ ऑफ नेचर है। और हेरेडिटी, एक की विरासत दूसरे में मुंतकिल होती है, ठीक है ना, खूबियाँ, माँ बाप की खूबियाँ दूसरों में जाती हैं, वो भी हेरेडिटी उसे बोलते हैं। ये भी आजकल कहता है हम इनको लॉ ऑफ नेचर कहते हैं। पहले हम जो है ना इंसानों को रवैयों को कहते हैं लॉज ऑफ केमिस्ट्री, और जो केमिस्ट्री के लॉज हैं उन्हें भी हम लॉज ऑफ नेचर कहते हैं। आजकल हमने इस टर्म का इस्तेमाल इस अंदाज में शुरू कर दिया कि आजकल जो साइंस की थेरीज हैं ना, उनको हमने लॉज ऑफ नेचर कहना शुरू कर दिया। पहले हम इंसानी रवैयों में जो सही रवैये थे उसको लॉ ऑफ नेचर कहते थे। बट व्हेन द ओल्डर थिंकर्स कॉल लॉ ऑफ राइट एंड रॉन्ग द लॉ ऑफ नेचर, जबकि वो कह रहा है कि जो पुराने थिंकर्स थे वो जो है ना गलत और सही के कानून को द लॉ ऑफ नेचर कहा करते थे। रियली मीन द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, उनसे मुराद उनकी ये होती थी कि इंसानी रवैये क्या, सही बात क्या है, इंसान का जो है ना जो ह्यूमन नेचर है, उसकी जो तबीयत है करने की, वो उस लॉ के मुतल्लक ये उनका मतलब होता था लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। यानी कि वो ये नहीं था कि साइंस के कवानीन, बल्कि जब भी वो कहते थे ना द लॉ ऑफ नेचर पुराने लोग, तो उससे मतलब होता है कि इंसानी नेचर, और इंसानी नेचर और फिर सही और गलत क्या है, इस हवाले से जो बात है वो लॉ ऑफ नेचर होती थी। The idea was that just as all bodies are governed by the law of gravitation, कहता है कि मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे सारी चीज़ें होती हैं ना, उनको ज़मीन खींचती है अपनी तरफ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वो फॉलो करती हैं सारी बॉडीज़ एंड ऑर्गेनिजम्स बाय बायोलॉजिकल लॉ। सो क्रिएचर कॉल्ड मैन आल्सो हैड लॉ विद दिस ग्रेट डिफरेंस। कहते हैं अगर इस कानून की बात होगी ना ग्रेविटेशन की, तो सारे जो है ना ज़मीन सभी को खींचती है, चाहे वो जानदार हो, मुर्दा हो, इंसान हो, जानवर हो। दैट अ बॉडी कुड नॉट चूज वेदर इट ओबेड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और नॉट।
कहता है कि अगर आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को नहीं मानते, आप नहीं कहते कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि ज़मीन आपको खींचेगी नहीं अपनी तरफ। कहता है कि आज ये जो है ना ग्रेविटेशन जब हम कहते हैं इससे मुराद होती है, और ये ग्रेविटेशन सभी पर लगती है, इंसानों पर भी, जानवरों पर भी, बेजान चीज़ों पर भी, सभी पर भी। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें ज़मीन खींचती है उनको अपनी तरफ। बट अ मैन, लेकिन एक इंसान could choose either to obey the law of human nature or to disobey it। लेकिन जो कानून है, जो लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर है, तो वो इंसान के बारे में है, और इंसान जो है उसके ये इख्तियार में है कि वो उस लॉ को फॉलो करे या ना फॉलो करे। ठीक है ना, एक भी एक स्टैंडर्ड रवैया है, आप फॉलो नहीं करते या करते हैं, ये आप पर है, आपकी चॉइस है कि आप करते हैं या नहीं करते। अगर गलत तरफ चले जाते हैं तो आप गलत हैं, लेकिन आपके इख्तियार में है कि आप गलत की तरफ जा सकते हैं। वी मे पुट दिस इन अनदर वे, कहता है हम इसकी और अंदाज में बात करते हैं। ईच मैन इज एट एवरी मोमेंट सब्जेक्ट टू सेवरल डिफरेंट सेट्स ऑफ लॉस। कहता है कि एक बंदे को मुख्तलिफ कवानीन में से गुजरना पड़ता है। ठीक है ना, हर लम्हे में उस पर कुछ ना कुछ कवानीन जो हैं वो उस पर अमल कर रहा होता है, उसमें से गुजरना पड़ता है। बट देयर इज़ ओनली वन ऑफ दीज विच ही इज़ फ्री टू डिसोबे। लेकिन एक ऐसा कानून भी है, ये जो जिसका नाम है लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसको वो आज़ाद है कि वो उसकी पाबंदी करे ना करे। देखा ना, साइंस में हार्ट जो है वो हमारे जिस्म में खून भेजता है, सारे इंसानों के भेजता है, जानवरों के भी भेजता है, तो ये एक लॉ ऑफ नेचर है, लेकिन हमें उसको ओबे करना पड़ता है। कोई भी चीज़ ऊपर से गिरेगी, ज़मीन पर गिरेगी, चाहे जिंदा है, मुर्दा है, इंसान है, जानवर है, ठीक है ना, उसने गिरना ही है, उसे ओबे करना पड़ेगा, वो डिसोबे कर ही नहीं सकता। आप डिसोबे कर लें, अपने दिल को स्टॉप कर दें, खून बंद कर दें, मर जाएंगे। ठीक है ना जी, आप डिसोबे कर ही नहीं सकते। आप ऊपर से छलांग मारें, ये हो ही नहीं सकता आप ज़मीन पर ना गिरें। ठीक है ना, लेकिन ये जो लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर है, जिसमें सही और गलत का कानून है, ये आपके इख्तियार में है, चाहे आप इसे फॉलो करें या ना करें। एज अ बॉडी ही इज सब्जेक्टेड टू ग्रेविटेशन, क्योंकि इंसान का एक जिस्म होता है, इसलिए उसे ज़मीन जो है अपनी तरफ खींचती है। एंड कैनॉट डिसोबे इट, और इसको डिसोबे नहीं कर सकता बंदा। इफ़ यू लीव हिम अनसपोर्टेड इन द मिड एयर, अगर आप जो है किसी भी चीज़ को हवा के दरमियान जो है ना उसकी सपोर्ट हटा लें, ही हैज़ नो मोर चॉइस अबाउट फॉलिंग देन अ स्टोन हैज़। तो फिर अगर आप सपोर्ट हटा लेंगे तो उसके पास कोई चारा ही नहीं है कि वो ज़मीन पे गिरेगा। ठीक है ना, चाहे वो इंसान हो, चाहे अगर जिस चीज़ से उसे रोका हुआ है ना, वो चीज़ आप हटा लेंगे तो वो ज़मीन पे गिरेगा। एज एन ऑर्गेनिज्म ही इज सब्जेक्टेड टू वेरियस बायोलॉजिकल लॉज। कहता है क्योंकि जो है ना वो ऑर्गेनिज्म एक जिंदा चीज़ है, उस पर बायोलॉजी के भी मुख्तलिफ कवानीन लागू होते हैं। विच ही कैनॉट डिसोबे, उन कवानीन को वो डिसोबे नहीं कर सकता। जैसे मैंने कहा, खून दिल पंप करता है, जिगर का फंक्शन हटा दें नहीं हटा सकते आप, सांस लेने को आप हटा दें नहीं हटा सकते आप। ठीक है ना, वो आपको वो लॉज ऑब्जर्व करने पड़ने हैं। साइंस के लॉज और हैं, द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, राइट एंड रॉन्ग, वो कह रहा है ये रवैये के हवाले से। एंड मोर देन एज एन एनिमल कैन, ना ही कोई इंसान ये कर सकता है कि उन कवानीन को जो है ना सेटिसाइड कर दे, एक तरफ कर दे, ना ही कोई जानवर कर सकता है। दैट इज ही कैनॉट डिसोबे दोज लॉज विच ही शेयर्स विद द अदर थिंग्स। कहता है कि जो दूसरी चीज़ें हैं, जिन लॉज पर उन्हें अमल करना पड़ता है, इंसान को भी उस पर, जैसे खून जो है जानवरों के दिल में भी धड़कता है, ठीक है ना, इसके दिल में भी धड़कता है और बॉडी तक जाता है। और जानवर खाते पीते हैं, ये भी खाता पीता है, सांस लेते हैं, सांस लेता है ये भी। ठीक है ना, कहता है कि ये चीज़ें जो हैं ये वो जानवरों के साथ या दूसरी चीज़ों के साथ शेयर करता है इंसान। बट द लॉ पर्टिकुलर टू ह्यूमन नेचर, लेकिन जो लॉ ह्यूमन नेचर के साथ मखसूस है, द लॉ ही डज नॉट शेयर विद द एनिमल्स और वेजिटेबल्स और इनऑर्गेनिक थिंग्स। वो दूसरी चीज़ों के साथ ये लॉ शेयर नहीं करता कि उनके पास चॉइस नहीं है, उनके पास एक ही तरीका है, वो उस तरीके पे वो चलते हैं। लेकिन इंसानों के हाथ में ये जो लॉ ऑफ जो है ना, ये जो लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर है या लॉ ऑफ नेचर है, जिसको पुराने लोग कहा करते थे, कहता है ये ह्यूमंस के हाथ में है, चाहे वो जो है ना किसी चीज़ को करें ना करें, ये इनको चॉइस दे दी गई है। दिस लॉ वाज कॉल्ड द लॉ ऑफ नेचर।
इस लॉ को द लॉ ऑफ नेचर कहते थे पुराने लोग, बिकॉज पीपल थॉट दैट एवरी वन न्यू इट, क्योंकि लोग समझते थे कि हर एक सियाना है, उसे पता है कि मुझे किस तरह से बिहेव करना है बाई नेचर, फितरत के लिहाज से, एंड डिड नॉट नीड टू बी टॉट इट। और हमें ये लॉ ऑफ नेचर पढ़ाना नहीं पड़ता था, सिखाना नहीं पड़ता था, हर एक को पता था कि ये गलत है, ये सही है। दे डिड नॉट मीन ऑफ कोर्स दैट यू माइट नॉट फाइंड एन ऑड इंडिविजुअल, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा ऑड, कम चांस है कि मिल जाए ऐसा बंदा भी हेयर एंड देयर यहाँ वहाँ फिरता, हु डिडंट नो इट, जो वाकई इसे ना जानता हो। यानी कि ज़्यादातर लोग जो हैं 98-99% जानते थे कि ये सही है, ये गलत है। एक जो है बदतमीज़, लफंगा, लुच्चा, शायद वो ना जानता हो, कोई एक आध होगा। जस्ट एज यू फाइंड अ फ्यू पीपल हु आर कलर ब्लाइंड, बिल्कुल कहता है ऐसी ही बात है जैसे कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि कलर ब्लाइंड होते हैं। कलर ब्लाइंड जो है कलर में कहता है डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। कहता है इस तरह से आपको कुछ लोग ऐसे मिल भी जाएंगे जो लॉ ऑफ नेचर को नहीं मानेंगे और जो उनके लिए गलती और सही कुछ नहीं होता, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, इतने ही कम जितने के लोग आपको कलर ब्लाइंड मिलते हैं, ऐसे ही उनका मामला है। और हैव नो एयर फॉर अ ट्यून, और ऐसे लोग जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात को जो है ना एक म्यूजिकल धुन को पसंद नहीं करेंगे। मौसीकी अच्छी चीज़, लोरी, ये सबको पसंद आती है, किसी को ना पसंद है, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे लेकिन बहुत कम होंगे, ठीक है ना, जो कि उन चीज़ों को नहीं मानते होंगे। बट टेकिंग द रेस एज अ होल दे थॉट दैट द ह्यूमन आइडिया ऑफ डिसेंट बिहेवियर वॉज ऑब्वियस टू एवरी वन। कहता है कि लेकिन ये तो हर एक को पता है कि इंसानी रवैया कौन सा अच्छा होता है, डिसेंट होता है, ये तकरीबन सभी को जो है ना पता होता है। एंड आई बिलीव दे वर राइट इफ़ दे वर नॉट, और कहता है कि मुझे पता है कि वो लोग इस बारे में सही थे, अगर वो सही ना होते देन ऑल द थिंग्स वी सेड अबाउट द वॉर वर नॉनसेंस। तो इसका मतलब है जो जंग के हवाले से हम जितनी भी बातें करते हैं वो बातें सही ना होती। कहते हैं कि क्योंकि वो पुराने दौर में भी लोग जंगें करते रहे हैं, तो जाहिर है वो समझते थे, एक बंदा अपने आप को हक पर समझता था तो वो जंग करता था, लेकिन उनमें से एक हक पे होता था, एक ना हक पे। कहता था अगर इस ये होता कि उनके जहन में राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट ही ना होता पुराने लोगों के जहन में, तो वो जंगें क्यों करते। तो जंगों, जाहिर है जी, राइट एंड रॉन्ग, वो रॉन्ग को सही करने के लिए जो है ना, राइट करने के लिए इतना दूर शिद्दत तक चले जाते हैं कि वार भी बात औकात करनी पड़ी, और वारों की एक हिस्ट्री है। What was the sense in saying that the enemy were in the wrong unless right is real thing? कहते हैं कि आप अपने दुश्मन को कैसे, पुराने जंगों की बात कर रहा है, कैसे गलत कह सकते हैं जब तक कि आपको पता ना हो कि ये जो है, ये चीज़ जो है ये बिल्कुल सही है और वो गलत कर रहा है। जब तक आपको नहीं पता आप अपने दुश्मन को कैसे कह सकते हैं। विच द नाजीज एट बॉटम न्यू एज वेल एज वी डिड, और कहता है कि जो नाजीज जिन्होंने के यहूदियों को कत्ल किया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, कहता है उनको भी पता था इस बात का, हमें भी पता है। आज आर्ट टू बी के और एंड आर्ट टू हैव प्रैक्टिस, उन्हें ऐसा करना चाहिए था। इफ़ दे हैड नो नोशन ऑफ व्हाट वी मीन बाय राइट, अगर उनकी बात ये समझ में ना आती, नाजियों की बात ये समझ में ना आती कि वो गलत हैं, तो वो आज भी कहते हैं हमसे झगड़ रहे होते। कहते हैं कि ठीक है ना, वी माइट स्टिल हैव हैड टू फाइट देम, अभी भी हमसे झगड़ रहे होते। यानी कि वो जर्मनों ने जो यहूदियों को मारा था कि ये गंदी नस्ल के हैं, तो उन्होंने बिलाखिर इस बात को मान लिया था कि ये नहीं, हमसे गलती हुई है। अगर कहता है वो गलती को ना मानते तो फिर भी शायद हम अभी भी उनसे झगड़ रहे होते, क्योंकि अगर वो अपने आप को सही समझ रहे होते। वी कुड नो मोर हैव ब्लेम्ड, कहता है कि हमें नहीं इल्ज़ाम लगाना चाहिए उन पर फॉर देम देन फॉर अ कलर ऑफ देयर हेयर। कहता है कि बिल्कुल, कहता है कि जैसे कि उनके जो बालों का रंग है ना, कहता है कि जैसे आपके बालों का एक रंग होता है, ठीक है ना, ये एक ऑब्वियस चीज़ है, वैसे ही लॉ जो है ऑफ ह्यूमन नेचर वो ऑब्वियस है, और वो उन्होंने भी सीख लिया, इसीलिए वो लड़ाई जंगें बंद हो गई। आई नो दैट सम पीपल से द आइडिया ऑफ लॉ ऑफ नेचर और डिसेंट बिहेवियर नोन टू ऑल मैन इज़ अनसाउंड। कहता है कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, कुछ लोग जो हैं ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि ये जो लॉ ऑफ नेचर है ना जी, ये जो जिसके बारे में हम राइट एंड रॉन्ग की बात कर रहे हैं, वो कह रहा है कि ये बिल्कुल सही नहीं है।
कुछ लोग ऐसा कहते हैं, बिकॉज डिफरेंट सिविलाइजेशन, वो इसलिए कहते हैं कि मुख्तलिफ़ तहजीबों में, मुख्तलिफ़ एजिस ज़मानों में हैव हैड क्वाइट डिफरेंट मोरालिटीज़, लोगों के अखलाकियात मुख्तलिफ रहे हैं, इसलिए लॉ ऑफ नेचर कोई नहीं होता। कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये ज़माना कुछ और था, पिछले ज़माने के स्टैंडर्ड कुछ और थे, वहाँ कुछ और अंदाज में बातें की जाती थी, इसलिए लॉ ऑफ नेचर है ही नहीं। वो कहते हैं एवं आप कह रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। कहता है ये उनकी बात जो है वो ठीक नहीं है। देयर हैव बीन डिफरेंसेस बिटवीन देयर मोरालिटीज़, कहता है कि लोगों के अखलाकियात में फ़र्क ज़रूर हो सकता है, बट दे हैव नेवर अमाउंटेड टू एनीथिंग टोटल डिफरेंस। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अखलाकियात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बदल गई हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा बहुत बदलाव के साथ अखलाकियात मौजूद हैं और फॉलो भी की जाती हैं, और इसी पॉइंट को इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट जो है लेक्चर में साथ जोड़ेंगे, और फिर अपने लेक्चर को इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर देंगे। ये इसका फर्स्ट हाफ था। इंशाल्लाह फिर सेकंड हाफ के साथ अपनी डिस्कशन को यहीं से हम रिज्यूम करेंगे और फिर उस पर बात करेंगे, और अल्लाह पाक जो है हमारा बात करना आपस में हमारे लिए फ़ायदेमंद बना दे, चाहे हम वो किसी भी इल्म के हवाले से कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होती है। आई विश एवरीबॉडी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।